दोस्तों नमस्कार। बीजेपी इस तेजी से बदलने लगेगी, इसकी कल्पना तो बीजेपी के भीतर जुड़े हुए उन कद्दावर नेताओं को भी नहीं थी, जो ये मानते रहे कि बीते 10 वर्षों में उन्होंने जो बीजेपी का उफान देखा और उस उफान की अगुवाई करते हुए मोदी शाह की जोड़ी को देखा, वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की जोड़ी से भी कई कदम आगे चलती हुई दिखाई दी। और अगर उसमें एक नाम उस दौर में मुरली मनोहर जोशी का भी जोड़ दीजिएगा, तो भी वह तिकड़ी उस तर्ज पर बीजेपी को ले नहीं जा पाई जिस तर्ज पर मोदी और शाह की जोड़ी ने इस देश के भीतर कमाल कर दिया। लेकिन इस कमाल की उम्र क्या अब पूरी हो चुकी है? वो चाणक्य जो 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये माना जाता रहा कि जो भी बिसात अमित शाह बिछाएंगे उस बिसात पर जीत मिलना तय है, उसी रास्ते हिंदुत्व का रास्ता और उसी के आश्रय राष्ट्रवाद का गान भी किया गया। लेकिन बिल्कुल नई परिस्थितियां अब हर चुनाव में आपको नजर आने वाली है। सामने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं। बरस बीतते बीतते दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे और बरस खत्म होते होते बिहार के चुनाव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी का कोई नेता आपको उस रूप में अगुवाई करता हुआ नजर आएगा नहीं। वह बिसात जो चाणक्य बिछाया करते थे वह बिसात से दूर हो नजर आएंगे और इन परिस्थितियों में आरएसएस के हाथ में कमान होगी। आरएसएस अपने तौर पर तमाम राज्यों में अगुवाई करते हुए नजर आएगी। इतना ही नहीं बल्कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े होंगे उसको लेकर इससे पहले दिल्ली के भीतर जो मंथन होते रहा और दिल्ली तय करती रही, जिसे मन चाहा उसे सामने उठाकर रख दिया, वो परिस्थितियां अब नहीं चलेंगी। मैसेज बहुत साफ होगा कि संगठन सब कुछ होता है। मैसेज उससे आगे होगा कि संगठन के भीतर से जो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा वो अगुवाई करते हुए नजर आ सकता है, लेकिन दिल्ली के इशारे पर कुछ नहीं होगा। और स्थिति यह भी है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसकी अगुवाई भी आरएसएस अपने हाथों में ले ले। यानी वही तय करे कि किस मुद्दे को उठाना है, वही तय करे कि उस मुद्दों के आश्रय स्वयंसेवक की गोलबंदी उस राज्य उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे होगी, वही तय करे, यानी आरएसएस ही तय करे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर जो पूरा 370 का मुद्दा है उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घुमड़नी चाहिए। जीत मिले या हार मिले, बात उसके आगे की है, क्योंकि भविष्य में बीजेपी को भी बतौर पॉलिटिकल पार्टी बचे रहना है और आरएसएस को संगठन को चलाने के तौर पर और आरएसएस को विचारधारा या एजेंडे के तौर पर इस देश में बीते बरसों बरस से जो भी उसने मेहनत की है अब उसे पानी में जाने देने नहीं दिया जाएगा। और यही स्थिति महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी है। तो पहले राउंड में जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए कि आदिवासियों के सवाल पर झारखंड के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आदिवासी विंग आपको सक्रिय नजर आनी शुरू हो जाएगी, जिसको एक लिहाज से कदम ताल करने के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव में विदर्भ का हिस्सा हो, मराठवाड़ा का हिस्सा हो या पश्चिमी महाराष्ट्र की परिस्थितियां हो, इन तीनों परिस्थितियों में जिस मंत्र को आरएसएस चाहती है उसी आश्रय चुनाव लड़ा जाएगा। यानी यह ना सोचिए कि एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, बिल्कुल नहीं। और यही स्थिति हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भीतर है। लेकिन एक सवाल हर जहन में यहां पर होना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे खड़ी हो गई। असल में बीते 10 बरस का पूरा मुखौटा जो था वह एक ही चेहरे के इर्द गिर्द और उसी मुखौटे के आश्रय चल रहा था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, उन्हीं का मुखौटा था। लेकिन अब बीजेपी के भीतर या आरएसएस के भीतर यह सवाल बड़ा हो चुका है कि दरअसल बीजेपी का कोर वोटर जो ये मानते चला गया कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जिस रास्ते वो चल रहे हैं उस रास्ते आरएसएस के तमाम विचारधारा या एजेंडे के आश्रय सफलता मिलेगी और उस दिशा में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक के बाद एक जिस रास्ते
बीजेपी का कोर वोटर यह मानकर चल रहा था कि अगर इस देश में 10 बरस तक मुसलमानों का कोई वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, तो जिन मुद्दों के आसरे हिंदुत्व का जागरण करना है, उन मुद्दों को भी ठंडे बस्ते में इस दौर में क्यों डाल दिया गया? क्या यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने का रास्ता है? जैसे वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया वह क्यों पास नहीं हो पाया? और उसको लेकर क्या इतनी कमजोरी सत्ता के सामने आकर खड़ी हो चली है कि वह छिटपुट बातों के आसरे भी अपने सहयोगी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो पासवान, चिराग पासवान ही क्यों ना हो, क्या इन्हें राजनीतिक सौदेबाजी के जरिए अपने अनुकूल नहीं किया जा सकता है? दरअसल पहली बार 3 सवाल इस देश के भीतर में बीजेपी और आरएसएस से निकलकर आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि यह बीजेपी जिस रास्ते चल पड़ी है उसे हर राज्य में हार मिलेगी, और अगर हार मिलेगी तो उसके बाद राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर का जो आक्रोश होगा उसको थामने के लिए या उसके लिए शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर आरएसएस क्यों काम करेगा? और अगर आरएसएस के आश्रय चला जाए तो क्या इस दौर में बीजेपी या मोदी शाह नहीं बल्कि आरएसएस ही अब इस देश की राजनीति को बीजेपी के साथ खड़े होकर नहीं बल्कि बीजेपी के आगे खड़े होकर कुछ नए मंत्र देने जा रहा है? उन मंत्रों के आश्रय एक सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस पिछड़ों का सवाल या आरक्षण का सवाल या जाति समीकरण के आश्रय बढ़ चुकी है, तो क्या इस देश में कोई दूसरा मुद्दा अब बचा नहीं और पूरे देश की राजनीति जो है अब जाति समीकरण के आश्रय हर किसी को ले जाएगी और सत्ता तक पहुंचाएगी? तो क्या बीजेपी को उसमें शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होगी तो क्या वो अपने कोर वोटर को भी गंवाने की स्थिति में आ चुकी है? यह उस बहस, चर्चा या चिंतन मनन का हिस्सा है जिस पर मोहर जो लगनी है वो 31 अगस्त को जब आरएसएस और बीजेपी की बैठक एक साथ होगी पलक्काड़ में, वहां पर इस पर मोहर भी लग जाएगी। यानी बहुत वक्त नहीं है कि आपके सामने आरएसएस अगुवाई करती हुई दिखाई दे, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या इंडिया हो, वह जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहा है, उस हमले की नब्ज यही है कि दरअसल बीजेपी जिस चेहरे के आश्रय खड़ी थी अब वो चेहरा कोई मायने नहीं रखता है। और आरएसएस ये सवाल 2024 के चुनाव से पहले भी खड़ा कर चुका था और उसने बकायदा अपने ऑर्गेनाइजर में ये लिख डाला था कि इस चेहरे की अब उम्र खत्म हो चली है, आपको नए तरीके से राजनीति करनी होगी। लेकिन 400 पार का नारा और तीसरे टर्म को लेकर जो भी ख्याली पुलाव पुलाए गए उसके दायरे में आरएसएस को आना पड़ा, और शायद इसीलिए अब आरएसएस और बीजेपी के भीतर का जो मंथन है वो बाकी नेताओं के साथ भी मंथन है, उसमें यह सवाल उभर कर आने लगा है कि इस रास्ते तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। और इसका एक छोटा सा हिस्सा देखिए, आज जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी थे वहां पर भी उन्होंने खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से निशाने पर लिया, और ना सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि यह एक मैसेज है कि आरएसएस से निकला हुआ प्रचारक जो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया 2024 के चुनाव के बाद, वो सिर्फ प्रचारक ही नहीं बल्कि वो आरएसएस और बीजेपी और इनकी पूरी थ्योरी और पूरी विचारधारा धराशायी हो गई है। किस अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी बात को जम्मू कश्मीर और भी कश्मीर के हिस्से में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जरा सुन लीजिए। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने,
रिस्पेक्ट में। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। अब यह राहुल गांधी की अपनी राजनीति है, जहां पर बीते 10 बरस में उन्होंने नरेंद्र मोदी की उस ताकत को देखा है जिस ताकत के सामने कांग्रेस ध्वस्त होती चली गई। और शायद यही वजह है कि उसी अंदाज में उनका गुस्सा निकलता है। लेकिन आज तो सवाल आरएसएस का है, और आरएसएस के इस सवाल के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह भी हो चली है कि एक तरफ अगर मोदी सरकार हर उस मुद्दे से पीछे हट रही है जिस मुद्दे से इससे पहले 10 वर्षों में कभी कोई निर्णय लेने के बाद वह पीछे हटी नहीं, तो आरएसएस ने एक नया पाठ भी बीजेपी को पढ़ाया है। और वो पाठ शायद मौजूदा वक्त में सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। उस पाठ का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि यह सरकार लगातार जनगणना नहीं करा रही थी। ये आरएसएस की ही सोच है कि जनगणना आपको करानी चाहिए, खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में जाति जनगणना मुद्दा बना हुआ है और जाति जनगणना के साथ आरक्षण का सवाल बना हुआ है। आरएसएस के भीतर की ये गूंज है और वहां बैठे उन लोगों की ये सोच है कि राजनीतिक तौर पर आरक्षण और जातीय राजनीति की समीकरण में बीजेपी नहीं उलझेगी, बल्कि इंडिया गठबंधन ही उलझ कर रह जाएगा। और ध्यान दीजिए, इस बार के बजट में भी ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि इस दौर में जनगणना सर्वेक्षण होगा, क्योंकि बकायदा बजट में 1309 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पिछले बरस 578 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अगर आप 2019 में चले जाइए, जब कोविड काल से पहले जनगणना के लिए बजट निर्धारित किया जा रहा था, तो उस वक्त 8,754 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए और एनपीआर तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए, एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए दिए गए, यानी कुल मिला के 12,695 करोड़ रुपए उस वक्त दिए गए थे। इस दौर में किसी को नहीं पता था कि अगर यह परिस्थिति जुड़ जाती है इस बार जो बजट में दिया गया है, तो उस रकम के साथ साथ अब पूरा हिस्सा 14,000 करोड़ के लगभग का हो जाएगा। यानी इस बार के बजट में कोई संकेत नहीं था। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि अब हम पॉपुलेशन इस देश की बताएंगे। और यह एक सच भी है कि 2021 के बाद इस देश की जनसंख्या जिस रूप में बढ़ी है वह हिस्सा तो सामने आएगा। अगला सवाल यह है, क्या हर जनसंख्या गणना के वक्त में जाति पूछी जाती है और जाति की जानकारी दी नहीं जाती है? आरएसएस अपने तौर पर मानकर चल रही है कि अगर जाति की जानकारी भी दे दी जाए, और जिस सवाल को राहुल गांधी उठा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी तादाद में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसी आसरे कांग्रेस अब एक कदम आगे बढ़ के इसका ऐलान भी कर सकती है कि किसी भी तरीके से आरक्षण की जो लकीर है उसको आप तोड़ डालिए। दरअसल ये बीजेपी और आरएसएस के मंथन के बीच से निकली हुई परिस्थितियां हैं, जिसमें सब कोई जानते हैं कि आखिर जाति के आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर आगे बढ़े, लेकिन एक वक्त लालू यादव आगे बढ़ नहीं पाए थे। और यह परिस्थिति इसलिए थी क्योंकि जब जातिवार तमाम जातियों की जनसंख्या पता होगी और उसके लिहाज से अगर आरक्षण का सवाल आएगा, तो जिस क्रीमी लेयर को लेकर विरोध हो रहा है उस जाति के भीतर उस जाति जो प्रमुख जातियां हैं, जो ताकतवर जातियां हैं, उनको लेकर सवाल में इंडिया गठबंधन या खास तौर से बीजेपी और आरएसएस के भीतर की परिस्थितियां उलझ कर रह जाएंगी। और उसमें उनके सामने संकट होगा कि अगर पिछड़ों में यानी ओबीसी के भीतर यादव अगर सबसे महत्वपूर्ण जाति के तौर पर है और वो अपने आप को क्रीमी लेयर नहीं मानता है, तो उनकी जितनी बड़ी तादाद है उनको उतना ही आरक्षण दिया जाए, बाकी दूसरी जातियों को उस ओबीसी के भीतर जो है उसको दिया जाए, और इस अंतर्विरोध में इंडिया गठबंधन फंस जाएगा।
दरअसल ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक तौर पर जो आरएसएस अब नई राजनीतिक सोच के साथ बीजेपी की अगुवाई करते हुए बीजेपी को आगे ले जाना चाहता है, उसमें संदेश यह भी है, हो सकता है आप चुनाव हार जाएं, क्योंकि जनगणना तो 2026 तक आएगी और उस समय तक बिहार के चुनाव हो चुके होंगे और बिहार में तो जाति जनगणना आ चुकी है, लेकिन इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के भीतर जिस पीडीए पर सवार अखिलेश यादव हैं, उनकी राजनीति में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान होगा, क्योंकि तब इंडिया गठबंधन के भीतर की राजनीति या कांग्रेस की दिशा और समाजवादी पार्टी की दिशा में वह सेंध लगा सकती है। यह भी सोच है। यानी दो सवाल यहां पर सबसे बड़े हैं। पहला सवाल यह है कि आरएसएस की नजर 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से शुरू होगी, उस राजनीति की जिस राजनीति का बोलबाला मौजूदा वक्त में राहुल गांधी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उठा रहा है, इसके मद्देनजर। और उसके बाद तमाम दक्षिण के राज्य भी आएंगे और फिर लोकसभा के 2029 के चुनाव भी आएंगे। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है। उस महत्वपूर्ण बात में यह है, क्या इस दौर में आने वाले तमाम राज्यों के भीतर, वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार तक की परिस्थिति आ रही हो, इन जगहों पर हार मंजूर है? बड़ी बात यह है कि जिस रास्ते मोदी सरकार चल रही है, जिस रास्ते अभी तक राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए मशहूर अमित शाह रहे हैं, अब उस राजनीति की उम्र पूरी हो चली है। उस राजनीति के आश्रय आपको जीत नहीं मिल सकती है। यह मैसेज बहुत साफ है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के भीतर बीजेपी के नेता अब यह बात कहने से चूक नहीं रहे हैं कि आप संविधान देखिए, धारा 370 का जो जिक्र है उसका जिक्र किस रूप में है या नहीं है, इसको आप पढ़िए। और यह भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी ने जिनके हाथ में कमान दिया, उसमें एक अगर राम माधव हैं तो दूसरे रेड्डी साहब हैं, जो दोनों जम्मू कश्मीर की उस विरासत और संस्कृति से उनका जुड़ाव नहीं है, लेकिन वह इस देश की राजनीति और आरएसएस के राजनीतिक एजेंडे के आश्रय वहां पर उस राजनीति को साधना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में भारत की उस राजनीति को प्रभावित कर सके, जिस लकीर पर मौजूदा वक्त में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज को लेकर इंडिया गठबंधन चल निकला है। इसीलिए यह आवाज आपको कश्मीर के भीतर से बीजेपी के नेता की सुनाई देगी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया, वो वापस लेना चाहते क्या? जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉयज को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या? जम्मू कश्मीर जनता को फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या, बताना चाहिए। असल में मसला सिर्फ जम्मू कश्मीर के भीतर धारा 370 भर का नहीं है। मसला तो यह है कि जो राजनीतिक प्रयोगशाला गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर आरएसएस ने खड़ी की, उस राजनीतिक प्रयोगशाला को वो ढहते हुए देखना नहीं चाहते हैं। और अगर राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की साख डामाडोल है, अगर सियासी बिसात बिछाने में अमित शाह फेल हो चले हैं, तो ऐसे में बीजेपी का कोर वोटर किसी नए चेहरे को देख रहा है और उसे यह लगने लगा है, उस कोर वोटर को, कि क्या योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हुआ जा सकता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के भीतर कल जब बैठक हुई तो उसमें योगी आदित्यनाथ के साथ अब उनकी तारीफ करने वाले, जो कल तक विरोध करते थे, उनके जो डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं, दोनों साथ मौजूद थे। जो सरकार और संघ के बीच में तालमेल बैठाते हैं, अरुण कुमार, जो आरएसएस के हैं, उनकी मौजूदगी थी। उनके साथ उस क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार भी मौजूद थे। जो क्षेत्र प्रचारक पश्चिम के हैं, उनकी महेंद्र की, उनकी मौजूदगी भी थी। महामंत्री संगठन धर्मपाल हैं, उनकी मौजूदगी भी थी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनकी भी मौजूदगी थी। और सब ने उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई। सिर्फ ऐसा भी नहीं है, मसला है कि अब तमाम जगहों पर जो नियुक्तियां होंगी, वो चाहे अलग अलग बोर्ड हो, चाहे निकाय हो, उसको लेकर और निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक में
किन लोगों की भर्तियां होंगी, अभी तक यह सब कुछ दिल्ली से तय होता था या दिल्ली द्वारा जो नुमाइंदा अलग अलग राज्यों में दिल्ली की बात कहने के लिए मौजूद रहता था, जैसे एक वक्त बीएल संतोष थे उत्तर प्रदेश के भीतर में, और योगी आदित्यनाथ की खटपट उनसे लगातार चलती रहती थी। लेकिन अब यह परिस्थिति हट चुकी है। नई परिस्थितियां साफ हैं कि बीजेपी का कोर वोटर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे या मुखौटों के पीछे नहीं खड़ा होने को तैयार है। अब बीजेपी का कोर वोटर उस राजनीति को चाहता है जिस राजनीति के आसरे 2014 में उसने कुलांचे भरी थी, और एक झटके में बीजेपी के तमाम नेताओं ने कह दिया था अब हमें मुस्लिम वोट की जरूरत है नहीं। और ऐसी राजनीति भी इस देश के भीतर बनाई गई जहां पर 2016, 17, 18 आते आते लगने लगा जैसे हिंदुत्व का पूरा प्रचंड बहुमत बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो जाएगा, और 2019 के चुनाव में वह बढ़ भी गया। और उसी दौर में 2017 में बीजेपी की जीत उत्तर प्रदेश में होना, फिर 22 में होना, ये तमाम परिस्थितियां 22 के बाद ढह क्यों गई? राजनीतिक तौर पर वो कौन से निर्णय थे जिसको लेकर बीजेपी का कोर वोटर ही विमुक्त हो गया? असल में वो पूरी की पूरी प्रणाली जो आरएसएस ने तैयार की थी, उसमें सहयोग और संगठन का हिस्सा मोदी और शाह की राजनीति तले गायब हो गया। और एक के बाद एक जो बड़े निर्णय इस दौर में दिल्ली में लिए गए, उसका मैसेज एक ही था कि कितना भी संकट बीजेपी पर आए या सरकार पर आए, जो भी हाथ खड़ा करे वो मोदी और शाह के पक्ष में खड़ा करे। यानी उन्होंने उन्हीं की नियुक्ति की जो उनके अनुकूल रहे, या उन्होंने उनकी नियुक्ति की जिस जगह पर वो नियुक्त हो रहे हैं उस पद की ताकत के अनुकूल वो है नहीं, लेकिन उस पद पर बैठकर वो गुणगान दिल्ली की ही करेंगे और उन परिस्थितियों को भूल जाएंगे। आरएसएस ने इस नब्ज को पकड़ लिया, और आरएसएस ने खुले तौर पर इस बात को चिता दिया कि अब आने वाले वक्त की राजनीति अगर आपको करनी है तो आप कीजिए, फिर हमसे कोई आप उम्मीद और भरोसा मत रखिए कि हम चीजों को कैसे सहेजेंगे। लेकिन ऐसे में ना तो बीजेपी बचेगी और ना ही भविष्य में आरएसएस की कोई मान्यता और उसकी साख बचेगी। राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति बीजेपी और आरएसएस के भीतर इससे पहले कभी आई थी? प्रतिबंध के वक्त आई होगी, इमरजेंसी के दौर में आई होगी, जब उस दौर में सरसंघचालक इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे थे। हो सकता है उस दौर में और इन परिस्थितियों के भीतर जब जब राजनीतिक प्रयोग की बात आई है तो ध्यान दीजिए, संघ या बीजेपी का कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी को ऐसे नेताओं के पीछे खड़ा कर दिया गया। और बीजेपी ने इसकी पहल नहीं की, आरएसएस ने पहल की। और इसीलिए तीन हिस्से देखिए भारत की राजनीति में, जब जयप्रकाश नारायण आते हैं तो आरएसएस उनसे संवाद बनाती है, और पूरी की पूरी जनसंघ जो अब जनता पार्टी की शक्ल में जयप्रकाश नारायण के पीछे खड़ी हो जाती है। दूसरा राजनीतिक परिवर्तन, राजीव गांधी के खिलाफ जब वीपी सिंह खड़े होते हैं तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए निकले हैं, तो उस वक्त भी आरएसएस संवाद बनाती है और पूरी बीजेपी समर्थन भी देती है और पीछे वीपी सिंह के खड़ी भी हो जाती है। यह अलग मसला है कि मंडल के समानांतर कमंडल की राजनीति उस दौर में उफान पर आती है, लेकिन अब की मुसीबत तो यह है कि कमंडल की राजनीति से भी बीजेपी चूक चुकी है, तो मंडल की राजनीति पर उसे चलना और उसी को लेकर नई सोच आरएसएस अपने तौर पर रखना चाहती है। और तीसरी परिस्थिति अगर आप अन्ना हजारे को लेकर भी याद करें, और अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे उस समय उज्जैन में आरएसएस की एक बैठक हो रही थी, जिसमें बकायदा बीजेपी के नेता ने उस दौर में कहा था, जो दिल्ली से गए थे वहां पर, कि भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता मिलेगी नहीं, उसके आश्रय चीजें फेल हो जाएंगी। और करप्शन और लोकपाल को लेकर और जन लोकपाल का सवाल जब उठा तो आरएसएस पीछे जाकर खड़ी हो गई। लेकिन उस दौर में लोकसभा चुनाव थे तो उन्होंने एक झटका देकर नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर दिया। जिसकी उम्र 10 बरस थी वो अब गायब हो गई। यानी प्रयोग राजनीतिक तौर पर आरएसएस को करने हैं, और राजनीतिक प्रयोग उसने भारत की संसदीय राजनीति के भीतर बाखूबी किए हैं जब जब बीजेपी को सत्ता का स्वाद मिला है। लेकिन पहली बार अब संघ अगुवाई करे, बीजेपी पीछे चले, जिससे बीजेपी भी बच जाए और आरएसएस भविष्य में बरकरार रहे, क्योंकि इस दौर में उसकी साख पर जो बट्टा लगा है वो शायद तमाम राजनीतिक दलों के दौर में सत्ता में रहते हुए या बाहर रहते हुए कभी नहीं लगा था। और इस पाठ को अब आरएसएस पढ़ाने से चूक नहीं रही है। भिवंडी का इलाका हो या मालेगांव का इलाका हो, वहां का मुसलमान हो,
वह जरा कल्पना कीजिए वह उद्धव ठाकरे के साथ क्यों खड़ा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जो हिंदुत्व का परचम लहराया गया था वो एक झटके में गुजराती बनाम मराठी कैसे हो गया, और हुतात्मा चौक हर किसी को याद क्यों आता है, इस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन नई मौजूदा परिस्थिति बहुत साफ है, संघ अगुवाई करने की दिशा में इन चुनाव में बढ़ चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।